अगर आप छोटे छोटे कदम लेंगे तो ही आप टारगेट्स के पास पहुंच पाएंगे। आप सीधा उठ के दौड़ना शुरू नहीं कर सकते हैं, आपको पहले क्रॉल करना पड़ेगा, ज़मीन पे आप थोड़ा रगड़ेंगे, फिर आप खड़े होंगे, चलेंगे, फिर आप धीरे धीरे दौड़ना सीखेंगे। तो आपको वो शुरू का स्ट्रगल है वो निकालना पड़ेगा, और इस एग्ज़ाम में एक एकेडमिक स्ट्रगल है जो सबको करनी है। मैं ये देखता था कि मैंने हर टॉपिक का एक सोर्स आइडेंटिफाई किया हुआ था। अच्छा। और कभी कभी तो वो भी नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के लिए मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत अच्छी किताब है, तो मैंने खाली अपने क्लास नोट्स पे रिलाई किया जो मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था, और क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया तो मुझे लगा नहीं कि मुझे कोई और चीज़ की ज़रूरत है। एक तो टाइम बहुत कम था, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भाग भी नहीं सकता था, और अल्टीमेटली फिर मैंने डिसाइड किया कि जो चीज़ का जितना इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही पढ़ाई करूँ। मैंने भी ये चीज़ देखी है कि ऑलमोस्ट हर टॉपर का 80 to 85% सोर्स सेम रहता है। अच्छा। अगर आप उतना ही पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप अपना चांस इंप्रूव करेंगे क्वालिफाई करने का। तीसरी चीज़ होती है कि बहुत लोग, जैसे मैंने कहा, अलग सोर्सेज पे भागते हैं कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ ली तो मेंस के लिए फिर मान लीजिए बिपिन चंद्र पढ़ने लगे। डिफरेंस यहाँ नहीं आएगा कि आपने कोई अलग किताब पढ़ ली है, डिफरेंस ये आएगा कि अगर आपके सामने वाला स्पेक्ट्रम 2 बार रिवाइज कर रहा है तो आप 4 बार कर रहे हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिशन डिफरेंट होता है। बहुत लोग बहुत कैजुअली दे देते हैं, एक्सपीरियंस के लिए दे देते हैं अपना पहला अटेम्प्ट, या घर वालों ने या दोस्तों ने फॉर्म भर दिया तो पेपर दे आए। आई थिंक अगर आप तैयारी करके दें तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से निकाल सकते हैं। मैं पहला नहीं हूँ और मैं आखिरी भी नहीं रहूँगा, बहुत लोग निकालते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें कई साल लग जाते हैं। किसी किसी बच्चों को 2 साल, 4 साल, 5 साल, कई बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको 6-6 साल लग जाते हैं। लेकिन आपने कुछ स्टोरी ऐसी भी सुनी होगी जहां पे स्टूडेंट पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसे ही स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर की है। सिविल सर्विसेज क्लियर की वो अलग सी चीज़ दोस्तों, लेकिन ये अंडर 20 रहे हैं। यानी कि हमारे साथ हैं शुभांकर पाठक जी, जो इस बार यूपीएससी 2021 में 11वीं रैंक हासिल की है। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से, आप सभी की तरफ से सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट और इतनी अच्छी कामयाबी सर, हाउ इट इज़ पॉसिबल। दोस्तों घबराइए मत, आज सर सारी चीज़ें बताएंगे। टूल टेक्निक्स क्या चीज़ यूज़ की है इन्होंने, क्या स्ट्रेटेजी रही है, क्या फ्रेम बनाया था इन्होंने, इनकी जो रणनीति थी यूपीएससी को लेकर क्या थी, वो सारी चीज़ आपको सर बताएंगे। सर सबसे पहले मैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, हम सभी जानना चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप यूपीएससी कैसे निकालें, आप इसके बारे में बताइए। सर यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे फादर ने, पापा ने मुझे ये बताया था। अच्छा। कि फर्स्ट अटैम्प्ट सबसे बेस्ट अटैम्प्ट होता है आपका। एंड फर्स्ट अटैम्प्ट निकालने आप तब निकाल सकते हैं अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट निकालना चाहते हैं। बहुत लोग बहुत कैजुअली दे देते हैं, एक्सपीरियंस के लिए दे देते हैं अपना पहला अटैम्प्ट, या घर वालों ने या दोस्तों ने फॉर्म भर दिया तो पेपर दे आए। आई थिंक अगर आप तैयारी करके दें तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आराम से निकाल सकते हैं। मैं पहला नहीं हूँ और मैं आखिरी भी नहीं रहूँगा, बहुत लोग निकालते हैं। तो वो इसीलिए निकाल पाता है क्योंकि उनको उतनी तैयारी करते हैं जितनी कोई दूसरे अटैम्प्ट्स में करता है, लेकिन क्योंकि वो निकालना चाहते हैं पहले अटैम्प्ट में, तो उस तरीके से पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए अपने उस अटैम्प्ट में। क्योंकि मेरे पास वक्त कम था, मैंने जून 2020 में तैयारी स्टार्ट की और जून 2021 में तब प्रीलिम्स होना था, तो क्योंकि मेरे पास 1 साल था तो मेरे पास नेचुरली बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बुक लिस्ट और जो सोर्सेज हैं वो मिनिमम रखूँगा, लेकिन उनको मैं इतने बार रिवाइज करूँगा कि वहाँ से कुछ भी आए तो मेरा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। एंड ये मैंने प्रीवियस टॉपर से भी सुना था कि आप कम पढ़ें, ज़्यादा रिवाइज करें। और जब तक मैं एग्जाम देने गया तो मुझे ये पता थी किस पेज पे मैंने क्या चीज़ कहाँ लिखी है। तो वो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ा बट उसको इतने बार रिवाइज किया था कि वो चीज़ें मेरे जहन में छपी हुई थी। बिल्कुल सर, वो स्ट्रेटेजी जो होती है प्रीलिम्स मेंस की, उसकी तो बात मैं अलग करूँगा, लेकिन कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपको लगता है ओवरऑल जो आपकी जर्नी रही यूपीएससी की अब तक, उसमें सबसे अच्छा काम किया वो चीज़, वो क्या है? सर इसमें एक तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने जब कुछ प्रीवियस ईयर टॉपर्स जिन्होंने 3rd या 4th अटेम्प्ट में क्लियर किया है, उनके जब मैंने कुछ इंटरव्यूज़ या टॉक सुने, तो मैंने एक बहुत कॉमन पॉइंट उन सब में आइडेंटिफाई की कि वो हमेशा ये कहते थे कि उनके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में उन्होंने PYQs और सिलेबस नहीं देखने की गलती की थी। तो मैंने ये अपनी पूरी तैयारी, जो सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, उसी के आसपास मैंने अपना पूरा रिवॉल्व किया है स्ट्रैटेजी। और मैं बहुत ज़्यादा मार्केट से किताबें या नोट्स उठाने नहीं गया, मैंने घर पर लाइब्रेरी नहीं बनाई है। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी की कि मैं कम ही पढ़ूंगा और उतने उसको बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और सब यूपीएससी के अलाइन करके पढ़ूंगा कि यूपीएससी जितना जो चीज़ ज़्यादा पूछता है मैं वो चीज़ ज़्यादा पढ़ता था। अच्छा। तो ये चीज़ आई थिंक मैंने काफ़ी बेहतर की। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें तो कितने साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करना चाहिए एस्पिरेंट को आपके हिसाब से?
सर प्रीलिम्स में मैंने 2011 के बाद सारे पेपर देखे हैं और उसमें भी ऐसा है कि 2013 के बाद के पेपर पे ज़्यादा एम्फेसिस रहा है क्योंकि तब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ था। मेंस में भी मैंने 2013 से 2020 तक के सारे पेपर अच्छे से एनालाइज किए थे और जो कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट्स हैं जैसे एंशिएंट मिडीवल है, ये ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जिनके मैंने थोड़े पुराने भी देखे थे क्योंकि ये स्टैटिक है सारा सिलेबस। तो इनके जो मुझे वो मिल गई थी कंपाइलेशन मिल गई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो मैंने 1999 2000 के बाद भी 10 साल के वो भी देख लिए थे एक बार। सर ये कंपाइलेशन कैसी थी, क्या था उसमें? सर ये आई थिंक वो मृणाल सर की आई थिंक दीक्षा पब्लिकेशन की एक कंपाइलेशन है। तो उन्होंने 1995 या आई थिंक उस टाइम से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारे सब्जेक्ट्स वाइज कंपाइलेशन रखी हैं। तो उसमें से मैंने खाली आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री, क्योंकि वो बहुत स्टैटिक पोर्शन है और वहाँ से चीज़ें चेंज नहीं होती, बट यूपीएससी कभी कभी अटपटे सवाल पूछता है, तो खाली वो मैंने देखने की कोशिश की कि पहले क्या क्या चीज़ें पूछ रखी थी, तो मैंने उसमें से बस उतना ही रेफर किया। आप जो अभी पढ़ रहे हैं तो क्या ये प्रीवियस ईयर्स में किसी साल में पूछा गया है, इस तरह से कुछ टैगिंग की गई थी क्या उस कंपाइलेशन में? कंपाइलेशन में नहीं की थी, बट वो मैंने खुद से कर ली थी। अच्छा। जैसे मैं जब पीवाईक्यूज देखता था तो मैंने एक चीज़ एनालाइज की थी, जैसे एनवायरनमेंट हो गया या आर्ट एंड कल्चर है, इन सब्जेक्ट्स में जो ऑप्शन आंसर नहीं होते हैं वो 2 या 3 साल बाद वो ऑप्शन क्वेश्चन बन के आ जाता है। अच्छा। तो ये कुछ एनालिसिस मैंने खुद से किया था, तो फिर मैंने तैयारी भी उस हिसाब से की थी कि मैं सारे ऑप्शंस के नोट्स बना लेता था। अच्छा। तो जब मैं प्रीलिम्स का पेपर प्रिंट करता था तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों साइड आती है, तो इंग्लिश साइड पे मैं सॉल्व करता था और हिंदी वाले साइड पे फिर मैं ऑप्शन के नोट्स बनाता था। और एग्जाम से पहले फिर मैंने पीवाईक्यू रिवाइज करके गया हूँ मैं, जैसे हम किताबें पढ़ के जाते हैं। तो सर हमें जैसा लग रहा है कि आपकी जो इस कामयाबी में कहीं ना कहीं जो आपकी एनालिसिस थी, पढ़ाई की जो आपका प्रोसेस था, जो आपने फॉर्मेट बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्व रखता है। जी सर, क्योंकि मैंने यही चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दी कि यूपीएससी हमसे चाहता क्या है और वो हम उनके पेपर से ही पता कर सकते हैं, वो हमको वो आके बताएंगे नहीं कहीं पे। तो मैंने पेपर को फिर उस तरीके से एनालाइज किया, फिर देखा क्या सब्जेक्ट में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पे हमको ज़्यादा एम्फेसिस देना है। तो मैंने सारा कुछ अपना सिलेबस और पीवाईक्यू के आसपास रोटेट करके अपनी तैयारी की सर। तो सर सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन, इसकी क्लैरिटी अगर मिल जाती है तो कितना आसान हो जाता है यूपीएससी? सर आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। आप एक इनफाइनाइट जो कहते हैं ना कि वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, वो वाली चीज़ नहीं होती है कि आपको पता होता है कि अच्छा सिलेबस में उन्होंने इतना ही मेंशन किया है और इतने में से ही वो घूम घूम के बहुत चीज़ें बहुत बार पूछते हैं। तो वो जो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट है, प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट है, वो आप थोड़ा बेटर कर लेते हैं अगर आप यूपीएससी के ही पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं सर। बिल्कुल, ये जो तरीका सर बता रहे हैं दोस्तों, गौर से सुनिएगा, ये अपनी प्रिपरेशन को लेज़र टारगेट करने का एक तरीका है। आप अननेसेसरी सारी चीज़ें ना पढ़ें, जैसा कि सर भी बता रहे हैं कि जो आपकी सोर्सेज हैं उसको लिमिटेड रखनी है, लेकिन लिमिटेड में भी लेज़र टारगेट करना वो ये बेस्ट तरीका ये है। अब मैं दोस्तों मैं बात करूंगा सर की एकेडमी का। सर एकेडमी को बताइए कि शुरुआत पढ़ाई कब की हुई और कहाँ से हाई स्कूलिंग की, फिर ग्रेजुएशन की, इसके बारे में बताइए सर। सर मिडिल स्कूलिंग मतलब 8 क्लास तक तो मैंने कोलकाता से की है। फिर दिल्ली से मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की संस्कृति स्कूल से। फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की IIT धनबाद से। 2020 का मैं ग्रेजुएट हूँ और जून 2020 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और शुरू के 6 महीने मैं जॉब भी कर रहा था। फरवरी 2021 तक मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था सिस्को सिस्टम्स में। सिस्को में काम कर चुके हैं? जी, मुझे आइडिया हमेशा था कि ये करियर ऑप्शन अच्छा है, बट इससे पहले मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं थी कि शायद मैं एग्जाम ये क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि सोशल साइंस सब्जेक्ट स्कूल में बहुत अच्छा था नहीं मैं, और वो रोड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता था, तो मैं नेचुरली थोड़ा साइंस की तरफ शिफ्ट कर गया था। फिर कॉलेज में मेरे कुछ सीनियर्स ने बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे भी एक अटेम्प्ट तो देना चाहिए। अच्छा। और जब मेरी 3rd ईयर में इंटर्नशिप खत्म हुई तब मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज की कि ऑल्दो वर्क कल्चर बहुत अच्छा था, सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लेट आती है वहाँ पे कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम तो ज़रूर देना है। तो मैंने फाइनल ईयर में डिसाइड किया था कि मैं 1 साल जॉब करके फिर एग्ज़ाम दूंगा, बट जिस साल मैं ग्रेजुएट हुआ उस साल ही कोविड आ गया और वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो मुझे लगा कि मेरे पास अतिरिक्त समय है, तो मैंने फिर 2020 में ही तैयारी शुरू कर दी। जैसा कि सर आपने डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में बताया, इसको कैसे देखते हैं आप और इसका यूज़ यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम? सर डिसीजन मेकिंग आपकी तभी बेहतर होती है जब आपके माइंड में क्लैरिटी होती है। तो आई थिंक मेरे अंदर ये क्लैरिटी थी कि चलो अगर मुझे पहले जैसे था कि एग्ज़ाम देना है तो 1 साल जॉब के बाद दूंगा, फिर बाद में जब लॉकडाउन हो गया तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत टाइम मिलेगा मुझे, तो उसको फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ाई में लगाऊंगा। तो आई थिंक ये क्लैरिटी मेरे दिमाग में थी, तो डिसीजन मेकिंग इसलिए ईजी हो जाती है। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में खास करके क्या है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना या सेलेक्ट करना, वो डिसीजन मेकिंग अगर आपकी स्ट्रांग है तो नेचुरली आपको प्रीलिम्स एग्जाम में हेल्प करती है। तो वो चीज़ आई थिंक ट्रांसलेट हुई।
सर आप साइंस से थे, आप इंजीनियर थे, तो कितना मुश्किल हुआ था शिफ्ट होने में आपके जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको जनरल स्टडीज़ में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी थी, तो उसमें कितना डिफ़िकल्ट लगा था और आपने उसको कैसे ठीक किया उस चीज़ को? हाँ सर, थोड़ी तो डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि 10th क्लास के बाद कभी सोशल साइंसेस पढ़े नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक दूसरा ये देना चाहता हूँ कि जब मैंने यूपीएससी के लिए चीज़ें पढ़ना शुरू की तो मुझे बहुत मज़ा भी आने लगा। अच्छा। क्योंकि ये एक अलग टाइप का पर्सपेक्टिव है जो हम पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए। एनालिसिस पे बहुत फोकस होता है, ना कि रोट लर्निंग पे और उसको किसी तरह से बस उतार देने पे कि एक ही किताब पढ़ने हैं, उसके सवाल भी याद कर लिए, जवाब भी याद कर लिए, जैसे स्कूल में होता था। यहाँ पे एनालिसिस पे और जो जिस तरीके की पढ़ाई है मुझे वो बहुत मज़ा आया। और जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मुझे ये पढ़ के बहुत मज़ा आने लगा। तो जी हाँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत टाइम से पढ़े नहीं हैं और जब एकदम से एग्ज़ाम के लिए पढ़ा तो एक उनको पढ़ने का तरीका, उन सब्जेक्ट्स को देखने का नज़रिया मेरा बदल गया। और जब मैं बाद में ये चीज़ें इंटरलिंक कर पाया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है, सोसाइटी हमारी हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस इकोनॉमी से कितना इंटीग्रेटेड है, जब मैं ये चीज़ें करने लगा तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा इन सब्जेक्ट्स में। तो शुरू में जो दिक्कत हुई वो बाद में मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन गया। जी सर। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं सर के बारे में कि सर के जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ही लिमिटेड हैं। इवन कि सर सोशल मीडिया से बहुत ही दूर रहते हैं। इवन कि मतलब हाल फिलहाल तक इनको नहीं पता था कि टेलीग्राम पे भी कोई चैनल होता है। सर के टेलीग्राम चैनल मिले थे, लेकिन फिर भी मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उसका कैसे यूज़ किया था और कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट को जो कि उनको फ़ायदा पहुँचा सके। सर ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बताइए, कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज सही हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट को यूज़ करने चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब से रिजल्ट आए हैं काफ़ी मेरे फेक आईडीज़ बने हैं टेलीग्राम वगैरह पे। तो मेरा टेलीग्राम पे कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। मैं आपके मीडियम के थ्रू ये बताना चाहता हूँ ताकि आप उस ट्रैप में ना फंसें, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चों को फंसाने की कोशिश की जाती है। और हाल ही में मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है क्योंकि वहाँ थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं आप किससे बात करते हैं और कौन आपसे कनेक्ट होते हैं। तो इसके अलावा मेरे पास कोई सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम का लिंक हमें दीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जी सर। तो सर कौन कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ किए थे? जी सर, जैसे आपने बताया कि टेलीग्राम मुझे पता ही बहुत टाइम बाद चला इस तैयारी में कि टेलीग्राम भी कुछ चीज़ होती है। तो मैंने जो ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए मोस्टली यूट्यूब और गूगल का सहारा लिया। तो जैसे अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था तो मान लीजिए जैसे ओशन करेंट से नहीं समझ में आया तो मैंने यूट्यूब पे या गूगल पे ओशन करेंट्स यूपीएससी डाला और सर्च किया और फिर उसको उतना ही पढ़ा जितनी ज़रूरत थी। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए जैसे राजतनिल मैम के वीडियोज़ हैं और PMF IAS के वीडियोज़ हैं, तो ये मैंने सेलेक्टिवली देखे कि जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आते थे या डिफ़िकल्टी होती थी खाली उनके वीडियो देखे, ना कि पूरे। तो मैंने ओवरऑल कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं यूज़ किया कि उसी के मैं सारी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी बस यूट्यूब या गूगल पे डाल के सर्च करके यूपीएससी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ लेता था। तो मतलब रिसोर्सेज में पता नहीं इतनी सारी चीज़ आपने यूज़ की, इसके अलावा कुछ नहीं किया? जी सर नहीं। और मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो एक ब्लॉग में लिखे हैं, तो वो मैं लिंक आपको दे दूंगा सर। बहुत बढ़िया। सर कोचिंग वगैरह आपने लिया होगा? हाँ सर, मैंने GS की कोचिंग ली थी, तो मैंने राउज IAS में अपनी फाउंडेशन क्लासेस की थी सर। ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे किया था आपने? सर ऑनलाइन ही की थी क्योंकि जिस साल मैं तैयारी कर रहा था तो ऑफलाइन उस समय कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ऑफलाइन सारे क्लासेस बंद थे और ऑनलाइन राउज IAS का ऐड देखा था मैंने इंडियन एक्सप्रेस में, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। अब मैं बात करूँगा सर आपके ऑप्शनल पेपर के बारे में। आपका जैसा सर का ऑप्शनल पेपर मैथ है, सर मैथ्स क्यों रहा आपका मैथ्स? और इसमें जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी स्ट्रेटजी मैथमेटिक्स के लिए? सर मैथमेटिक्स जैसे मैंने एक और टॉपर से ये चीज़ समझ गया था मैं उनके वीडियोस वगैरह देख के कि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस एग्ज़ाम में, उसके बिना ये क्लियर नहीं होगा। तो मैंने ये ज़रूर डिसाइड किया था। GS से पहले मैंने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया था और क्योंकि GS मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू था तो मैं ऑप्शनल बिल्कुल नया नहीं लेना चाहता था। तो मेरे पास ऑप्शंस काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स और फिजिक्स में रह गया था। फिजिक्स क्योंकि मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं था फिजिक्स का, तो मैंने उसको नेचुरली हटा दिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी स्टूडेंट अच्छा था मैं, लेकिन मुझे लगा 3 साल की इंजीनियरिंग 8 महीने में करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए उसको फिर मैंने रिजेक्ट किया।
मैथमेटिक्स में सर मेरी नेचुरल एबिलिटी अच्छी है और इंजीनियरिंग में चारों साल मैथ्स आपके काम रहती है, तो प्रैक्टिस में थी। एंड मुझे ये ज़रूर पता था कि जैसे अगर मैं दिन में जीएस पढ़ के बोर हो रहा हूँ तो मैं शाम में 2 घंटा मैथ्स करूँगा तो मुझे और टायरिंग नहीं, रिफ्रेशिंग ही लगेगा। और एक वो अलग पर्सपेक्टिव भी है और मैथ्स के अपने फ़ायदे और नुकसान है। तो वो सब मैंने कनिष्क कटारिया सर का ब्लॉग जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे उनको फॉलो किया बहुत अच्छे से। उनकी 80 to 85% स्ट्रेटजी मेरी रही है। तो मैथमेटिक्स का मैंने मोस्टली उनके आसपास ही रिवॉल्व किया। एंड प्रोज और कॉन्स मुझे पता थे मैथ्स के, तो मैंने ये सब पैरामीटर सोच के फिर डिसाइड किया कि मैं मैथमेटिक्स लूँगा। कैसा मतलब मैथमेटिक्स के जो ऑप्शनल होते हैं वो कैसी है परफॉर्मेंस? अभी मार्क्स अगर माने जाए तो किस तरह के मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, किस तरह से हो रहा है यूपीएससी में आजकल उसको? सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि सारे ऑप्शनल मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो इसमें कोई ऑप्शनल स्पेसिफिक तो नहीं है। हालांकि मैथ्स में मार्क्स अच्छे ही रहते हैं। मैथ्स में एक ये दिक्कत है कि या तो आप 260 प्लस रहेंगे या तो आप 230 के नीचे रहते हैं। अच्छा। वो स्केलिंग फैक्टर की वजह से, क्योंकि एवरेज मार्क्स मैथ्स में देखना बहुत रेयर आपको मिलेगा कि कोई 240 या 250 या 255 ला रहा है। और उसका रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स में स्केलिंग होती है जो टॉपर्स के मार्क्स के रिलेटिव रहती है। तो लेकिन ये भी बात सच है कि मैथ्स में आप 270 प्लस लाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मेरे खुद 286 हैं, जबकि मैंने खाली 1 साल की तैयारी की है मैथ्स में। तो और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मान लीजिए अगर आपको 2 अटेम्प्ट में भी पढ़ना पड़े, आप उसको जितने बार पढ़ेंगे वो उतना बेहतर होगा। तो उसमें करंट अफेयर्स का कोई एडिशन नहीं है। तो आप देखेंगे कि 280 प्लस 300 के आसपास स्कोर मैथ्स में काफ़ी लोगों के आते हैं और इस बार भी आए हैं। बहुत बढ़िया। सर अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया था और आप खुद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शुरुआत में दिक्कत हुई थी, तो चूँकि सर में एक जो होता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स थी, यही वजह थी कि उन्होंने सेलेक्टिवली सारी चीज़ें सेलेक्ट की और एक बहुत अच्छा शेप दिया अपने प्रिपरेशन को। सर जनरल स्टडीज़ के बारे में बताइए कि जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी की और उसमें क्या स्टडी थी आपकी, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो? सर जैसे मैं ये देखता था कि मैंने हर टॉपिक का एक सोर्स आइडेंटिफाई किया हुआ था। अच्छा। और कभी कभी तो वो भी नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के लिए मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत अच्छी किताब है, तो मैंने खाली अपने क्लास नोट्स पे रिलाई किया जो मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था। और क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया तो मुझे लगा नहीं कि मुझे कोई और चीज़ की ज़रूरत है, और उसको करंट अफेयर्स के साथ ऐड किया। और जब जैसे पॉलिटी है, हर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है, तो जो मुझे क्लास नोट्स है और लक्ष्मीकांत, तो क्लास नोट्स और किसी भी सब्जेक्ट में एक सोर्स से ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम था, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भाग भी नहीं सकता था। और अल्टीमेटली फिर मैंने डिसाइड किया कि जो चीज़ का जितना इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही पढ़ाई करूँगा मैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी 20 या 25 मार्क्स का आता है, तो उसके लिए बहुत लोग एक आईपीएस की किताब पढ़ते हैं। आईपीएस आई थिंक अशोक कुमार सर ने इंटरनल सिक्योरिटी किताब लिखी है। तो मैंने देखा अगर 20 या 25 मार्क्स का आता है तो उसके लिए मैं 250 या 300 पेज की किताब नहीं पढ़ूंगा। उसमें मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए, जो मैंने देखा कि वहीं से सवाल बार बार रिपीट होते हैं और नहीं भी होंगे तो उन्हीं में से मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा। तो मैंने फिर ये टॉपिक्स, जैसे ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो GS 1 के पेपर में 80 से 100 नंबर का आता है, तो यहाँ पे फिर कुछ सोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उतना कंटेंट कवर करना एक ही सोर्स में थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे मैंने राज तनिल मैम और PMFIS अलॉन्ग विद 11-12 के NCERTs एंड क्लास नोट्स, तो मैंने टॉपिक वाइज ये चीज़ एनालाइज की, जो फिर मैंने अपने पूरे ब्लॉग में लिखा है कि किस टॉपिक में मैंने क्या सोर्स का कितना यूज़ किया, जो कि सर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत बढ़िया। सर अब प्रीलिम्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, मेंस के बारे में ऑलमोस्ट हो चुका। सर अब इंटरव्यू पे आते हैं। एज ए ऑप्शनल मैथ, चूँकि दोस्तों इंटरव्यू में तो डेप्थ से सवाल पूछे जाते हैं और ऑप्शनल से पूछे जाते हैं, जनरल है और करंट अफेयर्स होते हैं, तो ये मैथ्स ऑप्शनल थी, इससे किस तरह के सवाल, कुछ सवाल बनते हैं या फिर मतलब कुछ सवाल पूछे गए थे आपसे, या फिर मतलब आई डोंट नो, मीन्स मैथमेटिक ऑप्शन से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में? क्या आपसे कुछ मैथ्स ऑप्शन से कुछ पूछा गया था? मुझसे नहीं पूछा गया था, लेकिन तैयार मैं करके गया था, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी। और किस तरह के सवाल पूछेंगे, मैथ से क्या सवाल पूछेंगे, मतलब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सर इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अपने बोर्ड मेंबर की प्रोफाइल भी पता होनी चाहिए। अच्छा। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर सत्यवती मैम है, वो IIT मद्रास से उन्होंने PhD किया है मैथमेटिक्स में, तो नेचुरली अगर आप उनके बोर्ड में हैं तो चांस ज़्यादा है कि बहुत बढ़िया। हाँ, चांस ज़्यादा है कि मैथ्स का वो पूछ सकती हैं। और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, मैंने ऐसी चीज़ें प्रिपेयर की थी कि मान लीजिए मैथमेटिक्स आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ होता है, या जैसे अगर संभावना है कि अगर वहाँ कोई IPS ऑफिसर बैठे हैं तो ये पूछ लें कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में कैसे यूज़ होगी मैथमेटिक्स, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में मैथमेटिक्स का क्या रोल है। जैसे इंडिया की बहुत रिच हिस्ट्री रही है मैथमेटिक्स में, आर्यभट्टा हैं, भास्कराचार्य हैं, इनका क्या योगदान रहा है मैथ्स में। और इंडिया में भी जैसे अब
कुछ आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें हैं, जैसे जंतर मंतर है जयपुर में, तो ये चीज़ें कुछ कुछ आप प्रिपेयर करके जाते हैं जो ऑलरेडी पूछ रखी हैं। और कुछ और भी चीज़ें जैसे वैदिक मैथमेटिक्स है, वो 1960s में इंडिया में प्रचलित हुआ, तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा नुकसान है। और कुछ भी और सवाल होते हैं, जैसे बच्चों को मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है स्कूल में, तो आप उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। तो ऐसे टाइप के सवाल आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं, क्योंकि ये पहले यहाँ पे भी मैंने प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स का यूज़ किया कि जिन लोगों की मैथमेटिक्स ऑप्शनल थी या जो मेरे बैकग्राउंड के थे, तो उनसे अगर ऐसे सवाल पूछे हैं, तो अब मान लीजिए अगर किसी से पूछा गया है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे, तो मैं उसमें मैथमेटिक्स फिट करके आंसर करने की कोशिश करता था। तो ऐसे करके मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स भी पढ़ के फिर अपने सवाल जवाब खुद से बनाए। मेरा तो यही एडवाइस है कि अगर आप छोटे छोटे कदम लेंगे तो ही आप टारगेट्स के पास पहुंच पाएंगे। आप सीधा उठ के दौड़ना शुरू नहीं कर सकते हैं, आपको पहले क्रॉल करना पड़ेगा, ज़मीन पे आप थोड़ा रगड़ेंगे, फिर आप खड़े होंगे, चलेंगे, फिर आप धीरे धीरे दौड़ना सीखेंगे। तो आपको वो शुरू का स्ट्रगल है वो निकालना पड़ेगा। और इस एग्ज़ाम में एक एकेडमिक स्ट्रगल है जो सबको करनी है, तो वो उससे आप भाग नहीं सकते हैं अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हमारी अब रैंक आ गई है तो हमारा सिलेबस आज भी कंप्लीट नहीं है। अच्छा। वो मेंस के बाद भी नहीं था, मेंस के बाद भी मैंने कुछ किताबें ली और पढ़ने की कोशिश की, जो मेरे वीकनेस है उसको कवर करने की कोशिश की। तो कवर किसी का कभी कंप्लीट नहीं होता है, बस ये होता है कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से आप कैसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं, आपको ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, जब आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। सर, मैं जितने इंटरव्यू ले रहा हूँ, काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू ले चुका हूँ, और सभी ये कहते हैं कि एस्पिरेंट को ये करना चाहिए, एस्पिरेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एस्पिरेंट को क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन? आई थिंक सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा टॉपर्स को नहीं देखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हर किसी का, जैसे अगर 712 लोग इस बार सेलेक्ट हुए हैं तो यूपीएससी क्लियर करने के 712 तरीके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एक को देखें और हर एक से आप कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करें। अगर वो खिचड़ी बन जाएगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ बोलेंगे न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ बोलेंगे नहीं पढ़िए, कुछ बोलेंगे आप मैगजीन पढ़िए, कुछ बोलेंगे नहीं पढ़िए। तो कहीं ना कहीं आपको कोई गाइडेंस लेनी पड़ेगी। अब जैसे मैं मैथमेटिक्स का ऑप्शनल मेरा पेपर था, तो मैंने कनिष्क कटारिया सर को फॉलो किया। और जब मैंने देख लिया कि मैं इन्हीं के आसपास अपनी तैयारी रखूंगा, फिर उसको अपने हिसाब से मैंने चेंज किया जहाँ भी मुझे लगा कि मैं उनके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपकी तैयारी आपकी खुद की होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप बहुत जगह भटके नहीं, कि आप हर जगह जो आपको मिला कहीं किसी से भी आप राय लेने पहुंच गए। दूसरी बात कि आप अपना मटेरियल उतना ही रखिए, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है कि ऑलमोस्ट हर टॉपर का 80 to 85% सोर्स सेम रहता है। अच्छा। अगर आप उतना ही पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप अपना चांस इंप्रूव करेंगे क्वालिफाई करने का। तीसरी चीज़ होती है कि बहुत लोग, जैसे मैंने कहा, अलग सोर्सेज पे भागते हैं कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ ली तो मेंस के लिए फिर मान लीजिए बिपिन चंद्र पढ़ने लगे। डिफरेंस यहाँ नहीं आएगा कि आपने कोई अलग किताब पढ़ ली है, डिफरेंस ये आएगा कि अगर आपके सामने वाला स्पेक्ट्रम 2 बार रिवाइज कर रहा है तो आप 4 बार कर रहे हैं। यहाँ पे कंपटीशन डिफरेंट होता है। तो आई थिंक आप इन चीज़ों बेसिक्स पे फोकस रखिए, थोड़ा आराम से पढ़ाई करिए। कोई 16-17 घंटे नहीं पढ़ता है, मैंने खुद 8-10 घंटे ज़्यादा कभी पढ़ाई नहीं की। जब एग्ज़ाम पास आता था वो अपने आप टाइम बढ़ जाता था, तब हम गिनते भी नहीं थे। तो वो आपके साथ भी होगा। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, खुले माइंड से करिए, आराम से करिए। जो आपके शौक हैं, हॉबीज़ हैं, प्लेजर्स हैं, उसको भी आप फॉलो करिए। ये एग्ज़ाम आपको हर चीज़ का मौका देगी, तो आप बस बंधिए मत। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है सर। सर, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, एक स्टूडेंट में किस तरह की पोटेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो उसको सिविल सर्विस की तैयारी में मदद कर सके? सर, आई थिंक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपका मूड अच्छा है उस दिन आप आराम से पढ़ लेंगे, उस दिन कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है उस दिन आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कैसे पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कंसिस्टेंसी इस एग्ज़ाम में चाहिए। आप हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, ना कि किसी 4 दिन आपने 15 घंटे पढ़ लिए और फिर आप 4 दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो वाला एक एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए। और कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगी। तो वो डिसिप्लिन रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर 1 साल अपने आप को दिया है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आप डिसिप्लिन होकर 1 साल की वो तैयारी करिए। तो मैं तो इन 2 चीज़ों में बहुत बिलीव रखता हूँ कि डिसिप्लिन वे में और कंसिस्टेंटली अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके चांस बेहतर होंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। सर, मैं आपको थैंक करना चाहता हूँ कि आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतने स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँ। और होप करूँगा कि शायद मेरी कुछ बातें उनको समझ आएँ। यार, अगर जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी तो वो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ फॉलो करें। जो चीज़ आपको अपने हिसाब से ठीक लगे आप अपने में ज़रूर अप्लाई करके देखें। और कुछ लिंक्स हैं जो मैंने ब्लॉग्स वगैरह के बारे में बताया, वो मैं आपको दे दूँगा। सर की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।